दिसंबर 1954 की दोपहर आज मोसाद ने कुछ ऐसा किया कि जिससे वे खुद भी टेंशन में थे। मोसाद के कुछ एजेंट्स को जो मिशन सौंपा गया था उसे उन एजेंट्स ने सक्सेसफुली पूरा भी कर डाला, परंतु फिर भी टेंशन का माहौल था। मोसाद के कुछ एजेंट्स एक बड़े से ऑब्जेक्ट को लेकर कार्गो एयरक्राफ्ट के थ्रू ईस्टर्न मेडिटेरियन से गुजर रहे थे। कार्गो के पायलट ने समुद्र की तरफ देखा कि कोई शिप, बोट आसपास तो नहीं। कुछ देर बाद जब यह पुष्टि हो जाती है कि आसपास कोई नहीं, कि एयरक्राफ्ट का डोर खुलता है और वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो मोसाद एजेंट्स के पास था उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। यह ऑब्जेक्ट ही मोसाद एजेंट्स की चिंता का विषय था और दरअसल यह ऑब्जेक्ट एक ट्रेटर की लाश थी। इस मिशन को मोसाद ने तकरीबन 50 सालों तक कॉन्फिडेंशियल रखा। क्या था यह मिशन और क्यों मोसाद को इसे हद से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ा, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। साल 1949 में जूश फैमिली से 3 भाई बल्गेरिया से हाइफा पहुंचे। उन तीनों में से बड़ा भाई था अलेक्जेंडर इजराइल। अलेक्जेंडर इजराइल दिखने में हैंडसम, चार्मिंग व किसी को भी इंप्रेस कर देने वाला व्यक्ति था। खैर, अलेक्जेंडर इजराइल आगे चलकर आईडीएफ में एनलिस्ट हुए और उनकी पोस्टिंग इजराइल नेवी डिपार्टमेंट में हुई। उनकी रैंक कैप्टन की थी। यहां पर भी अलेक्जेंडर ने अपना चार्म बरकरार रखा। इनफैक्ट अपने सुपीरियर्स का हॉट फेवरेट था। और यह सब सिर्फ उसके चार्मिंग पर्सनालिटी के कारण ही नहीं, परंतु शार्प विजन के कारण भी था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और न्यू वेपन डेवलपमेंट की फील्ड में उसे जैसे महारथी थी। कैप्टन अलेक्जेंडर के शार्प व इंटेलिजेंट माइंड के कारण ही उसे टॉप सीक्रेट व कॉन्फिडेंशियल मैटर्स में भी हिस्सा बनने का मौका मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी विंग या ऑफिस एक्सेस करने के लिए हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हासिल थी। जहां प्रोफेशनल लाइफ में उसका कोई सानी न था, वहीं दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में भी उसने काफी चेंजेस को वेलकम किया। साल 1953 में उसने अपना नाम अलेक्जेंडर से आवनीर किया और इसी के साथ अलेक्जेंडर उर्फ आवनीर ने टर्किश ओरिजिन बेहद ही खूबसूरत माटिला आरटीडी नाम की लड़की से शादी कर ली। दोनों हाइफा में ही सेटल हुए, जहां इजराइल का मेजर नेवल बेस था। मातिल्दा अपने पति से बेहद खुश थी। वे रोजाना बाहर जाते, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, वे हमेशा एक दूसरे के प्यार में ही रहते। मातिल्दा अवनेर के कैरिंग व लविंग नेचर से बेहद खुश थी। अट्रैक्टिव हस्बैंड, बेहतरीन लाइफस्टाइल, इन सब को पाकर मातिल्दा बेहद खुश थी। परंतु समय की एक बहुत दर्दनाक बात यह है कि अच्छा समय हमेशा अच्छा रहे यह जरूरी नहीं। और यह समय जो मातिल्दा अपने पति के साथ व्यतीत कर रही थी, उसके पीछे एक बहुत ही घिनौना व घटिया चेहरा भी था। मातिल्दा नहीं जानती थी कि जो सबके मन को भाने वाला व्यक्तित्व अवनीर रखता था, वह हकीकत में एक बाहरी दिखावा था, और जितना अच्छा वह बाहर से था, उतना ही घटिया, निर्लज व क्रिमिनल रिकॉर्ड से परिपूर्ण था अवनीर। अलेक्जेंडर का एक लंबा व कलरफुल पुलिस रिकॉर्ड था। अलेक्जेंडर ने रियल एस्टेट में कई घपले किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक नामी रेफ्रिजरेटर कंपनी का फेक सेल्समैन बन दर्जनों भर लोगों से डाउन पेमेंट वसूला और कभी भी कोई रेफ्रिजरेटर डिलीवर न करके फरार भी हो चुका था। ऐसे कई फेक डीलिंग्स में अपने हाथ वो गंदे कर चुका था। एक ऐसे ही फेक डीलिंग्स के केस में नवंबर 8, 1954 को एक कोर्ट ट्रायल के लिए उसे समन भी किया गया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड यहां तक रहता तब तक सही भी था, परंतु आगे जो हम आपको बताने वाले हैं, वो घटियापन की नई ऊंचाई हासिल अलेक्जेंडर कर चुका था। जिस वक्त अलेक्जेंडर की पत्नी मातिल्दा प्रेग्नेंट थी, जिस वक्त को किसी भी कपल के लिए सबसे खूबसूरत माना जाता है, उस वक्त अलेक्जेंडर हाइफा में स्थित इटालियन कंसुलेट के क्लर्क के साथ अफेयर चला रहा था। यह इटालियन लड़की के खूबसूरती को अलेक्जेंडर बड़े ही बेशर्मी से एंजॉय कर रहा था। यहां तक सेक्सुअल रिलेशन भी बड़े आसानी से अलेक्जेंडर ने उस इटालियन के साथ एस्टैब्लिश किया, और इन सब से बेखबर थी मातिल्दा। अलेक्जेंडर उस इटालियन लड़की के खूबसूरती में इतना पागल हो चुका था कि उसने उस लड़की को प्रपोज भी कर डाला।
यहां तक वो अपने आप को कैथोलिज्म में कन्वर्ट करने को तैयार भी हो चुका था, जो कि उस इटालियन लड़की से शादी करने की इकलौती शर्त भी थी। अपने आप को कन्वर्ट करना अलेक्जेंडर के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अपने आप को वो कन्वर्ट पहले भी करवा चुका था। जी हां, इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल इजराइल आने से पहले जब अलेक्जेंडर बल्गेरिया था, तब वहां एक क्रिश्चियन लड़की के साथ उसके रिलेशंस थे। उस लड़की के साथ अलेक्जेंडर के सेक्सुअल रिलेशन भी एस्टेब्लिश हुए। जब उस लड़की के परिवार को यह पता चला तो अलेक्जेंडर को गन पॉइंट पर कन्वर्ट कर उस लड़की से फोर्सफुली शादी करवाया। शादी के तुरंत बाद अलेक्जेंडर बल्गेरिया से भाग खड़ा हुआ, जिसका सदमा और ह्यूमिलिएशन वो लड़की सह नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। बेशर्म और कुकर्मी अलेक्जेंडर भागकर इजराइल पहुंचा था। अब वापस बात करें उस इटालियन लड़की की, तो उसके लिए वह बैप्टाइज्ड हुआ और अपना नाम अब एवनेर से आइवर रख लिया। बैप्टाइज्ड होने के बाद एवनेर AKA अलेक्जेंडर AKA आइवर अपने गर्लफ्रेंड के साथ और वक्त बिताने लगा। समय अच्छा कट रहा था इटालियन गर्लफ्रेंड के लिए, परंतु आइवर के लिए नहीं, क्योंकि वह धीरे धीरे इटालियन गर्लफ्रेंड से भी बोर हो गया। दूसरी तरफ इटालियन गर्लफ्रेंड ने शादी का समय 7 नवंबर 1954 को तय भी कर लिया, ठीक अलेक्जेंडर के कोर्ट ट्रायल के एक दिन पहले, और कोर्ट ट्रायल होना था 8 नवंबर 1954 को। तो बस कोर्ट ट्रायल से बचने और इस शादी के कमिटमेंट से बचने के लिए आइवर फिर भाग खड़ा हुआ, जिसमें अब वो तकरीबन एक्सपर्ट ही बन चुका था। परंतु अब जो वो भागा वो एक अलग धोखेबाजी के मूड में था, और इस बार धोखेबाजी वो इजराइल के साथ करने वाला था। 4 नवंबर 1954 को अलेक्जेंडर इजराइल भाग खड़ा हुआ। उसके अचानक भागने से 3 लोग इफेक्टेड थे। एक अलेक्जेंडर की पत्नी मातिल्दा, दूसरी उसकी इटालियन गर्लफ्रेंड और तीसरा मोसाद। मोसाद क्यों? उसका जवाब है एक इनपुट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट जो इटाली से आई थी। परंतु उससे पहले बात करें अलेक्जेंडर के गर्लफ्रेंड और वाइफ की, तो दोनों ने अपने अपने तरफ से पुलिस में रिपोर्ट फाइल की। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात यह भी सामने आई कि इजराइल नेवल, जहां अलेक्जेंडर AKA आइवर काम करता था, वहां से इंपॉर्टेंट व सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चोरी हुई है। इन्वेस्टिगेशन अपने स्पीड पर चली रही थी कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मोसाद के पास पहुंची इटली से। दरअसल मोसाद का इटली के अरब डिप्लोमेट कम्युनिटी से अच्छा रिलेशन था। उनके द्वारा यह पता चला कि अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी ने मिलिट्री इंफॉर्मेशन इजिप्ट मिलिट्री को पास की है। यह इंफॉर्मेशन पाते ही मोसाद के कान खड़े हो गए। ताबड़तोड़ नेटवर्क को मोसाद ने एक्टिवेट किया और पूरा बैकग्राउंड चेक अलेक्जेंडर का निकलवाने का टास्क मोसाद एजेंट्स को दिया गया। And within no time, Mossad was successfully knowing who Alexander, AKA Ivar, AKA Evner was. यहाँ एक तरफ इजरायली नेवल भी पूरी तरह से हैरान थी कि उनका बेस्ट ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है। इजरायली नेवल को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अगर कैप्टन अलेक्जेंडर को पकड़ा न गया तो यह कितने बड़े विनाश को जन्म दे सकता है, क्योंकि इजरायली मिलिट्री के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का पास होना मतलब डिफेंस का वीक होना, जो IDF से लेकर शीन बेट से लेकर मोसाद इनफैक्ट इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद एक और टेलीग्राम मोसाद को आया। इस इंफॉर्मेशन के अनुसार कैप्टन अलेक्जेंडर ने $15,000 में IDF बेस के डिटेल प्लान इजिप्शियन मिलिट्री से शेयर किया। यह तो मानो एक टोकन प्राइस था, क्योंकि इजिप्शियन ने और डिटेल्स लेने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर को कायरो बुलाया और साथ ही साथ और भी पैसे देने का भी वादा किया। यह एक अलार्म बेल था मोसाद के लिए। मोसाद का मानना था कि इजिप्ट के बाहर कैप्टन अलेक्जेंडर उतने ही इंफॉर्मेशन देना चाहेगा जितना वो देना चाहता है, परंतु अगर वो इजिप्ट पहुंचा तो एक्सपर्ट के द्वारा उसका इंटेरोगेशन होगा, जिसके चलते कई डिटेल्स और डेंजरस इंफॉर्मेशन वे कैप्टन अलेक्जेंडर से निकलवा सकते हैं, जिससे इजराइल का और भी नुकसान होगा। बस इसी सोच के साथ मोसाद इस कंक्लूजन पर पहुंची कि कैप्टन अलेक्जेंडर को इजिप्ट जाने से रोकना होगा। इसलिए मोसाद चीफ आइजर हेरल ने इस काम को अंजाम देने के लिए एक अग्रेसिव टीम बनाने का काम किया, और यह टीम जो मोसाद चीफ बनाने वाले थे वो इजराइल के उस मिशन को जन्म देने वाला था जो मोसाद दशकों तक छुपाए रखने वाली थी। मोसाद ने तुरंत एक ऑपरेशनल टीम को रोम रवाना किया। 1950s यह वह समय था जहां मोसाद के फ्रीक्वेंट फॉरेन मिशंस नहीं होते थे।
शबाक एजेंसी को ज्यादातर ऑपरेशनल टास्क मिलता था, तो कह सकते हैं कि यह एक हिस्टोरिक मिशन था मोसाद के लिए। इस टीम को लीड करने वाले थे मोसाद के सबसे बेस्ट एजेंट में से एक, राफी इथेन। बात करें राफी इथेन की तो वे क्रिएटिव, टेयरिंग और रूथलेस एटीट्यूड कैरी करते थे, और इस मिशन को लीड करने के लिए राफी इथेन एक परफेक्ट चॉइस थे। राफी इथेन तुरंत एजेंट राफेल मदान और एजेंट मैनुअल तेलमोर के साथ रोम के लिए रवाना हुए, क्योंकि एजेंट्स राफी इथेन को बाद में ज्वाइन करने वाले थे। वहीं बात करें अलेक्जेंडर की तो उसकी और इजिप्शियन एम्बेसी में से एक ऑफिसर की कायरो के लिए 2 टिकट्स बुक हो चुके थे। राफे इथेन को हेरल इजर ने पूरी छूट दी थी। मिशन का मेन मकसद था कैसे भी करके अलेक्जेंडर को कायरो के प्लेन में चढ़ने से रोकना, इन शॉर्ट रोम एयरपोर्ट पर ही रोकना, फिर चाहे उसके लिए उसे ओवरपावर करना पड़े या फेक आइडेंटिटी से रोकना पड़े, धमकाना पड़े या कुछ भी। और अगर सारे मूव्स फेल हो जाए तो शूट एंड किल के भी ऑर्डर हेरल इजर ने अपने एजेंट्स को दिए। That was the first time ever that a license to kill was given to Israel agents. परंतु अभी भी बहुत से ट्विस्ट और टेढ़े रास्तों से होकर गुजरने वाला था यह मिशन। अचानक से एयरपोर्ट मिशन को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मोसाद को इनपुट मिला कि एंड वक्त पर अलेक्जेंडर ने कायरो जाने का प्लान कैंसिल किया। उसका रीजन क्या हो सकता था, यह मोसाद पता लगा पाने में असमर्थ थी। समर्थ था इस बात को समझने के लिए कि फॉर नाउ अलेक्जेंडर इज सेफ। अलेक्जेंडर का पीछा यूरोप के अलग अलग देशों में किया गया और आखिर में वह जैसे हवा में गायब हो चला। मोसाद उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। उन्हें शक हो चला था कि इजिप्शियन सीक्रेट सर्विस शायद अलेक्जेंडर को प्रोटेक्शन दिए बैठी है। कई दिनों तक अलेक्जेंडर के बारे में मोसाद के पास कोई इनपुट्स न आए। मोसाद को लगा कि इस मिशन में उसकी पकड़ ढीली हो रही थी कि तभी लक ने मोसाद का साथ दिया और बड़े फिल्मी अंदाज में मोसाद का कमबैक होने वाला था। हुआ था कुछ यूं कि वियना में रह रहा एक स्लीपर एजेंट ने एक इनपुट दिया अलेक्जेंडर एकेए आइवर के बारे में। उस एजेंट के अनुसार उसकी वाइफ सुबह सुबह उसके पास आकर यह कहती है कि उसकी मुलाकात मॉर्निंग वॉक करते हुए एक स्कूल फ्रेंड से हुई, जिसे वो सालों से नहीं मिली, और उसे मिलकर वो बेहद खुश थी। वे दोनों सोफिया में स्कूल मेट्स थे और कल वे लंच पर मिलने वाले हैं। हस्बैंड ने खुशी से उस फ्रेंड का नाम पूछा, जिसका जवाब उसकी वाइफ ने देते कहा, अलेक्जेंडर इजराइल। अलेक्जेंडर इजराइल का नाम सुनकर उस आदमी का माथा एकाएक ठनका और उसे याद आया कि राफी इथेन इस आदमी की तलाश कर रहा है और जो मोसाद का प्राइम मिशन बना हुआ था। यह पूरा सीक्वेंस किसी फिल्म के प्लॉट से कम न था। उस स्लीपर एजेंट ने तुरंत राफी इथेन को यह इंफॉर्मेशन पास की। राफी इथेन के पास यह जो इंफॉर्मेशन आई वह किसी गोल्ड डस्ट से कम न थी। राफी इथेन के पास यह फाइनल मौका था टू गेट इजराइल बिगेस्ट एनिमी, कैप्टन अलेक्जेंडर। अगले दिन लंच में अलेक्जेंडर और स्लीपर एजेंट की वाइफ मिले। उसी के कुछ ही दूर 2 मोसाद एजेंट्स बैठे थे बिजनेसमैन के कवर में। दोनों ने जो डिस्क्रिप्शन अलेक्जेंडर का बताया वो हूबहू मैच हुआ। लंच पूरा हुआ और दोनों एजेंट्स अलेक्जेंडर का पीछा करने लगे। कुछ दिन बाद वियना से अलेक्जेंडर पेरिस के लिए रवाना हुआ। बड़े ही चालाकी से एयरप्लेन में प्रवेश करता है, वो भी बिना किसी के नजरों में आए। अलेक्जेंडर जिस सीट पर बैठा था उसी के बाजू में एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी। फेमिनाइजिंग एटीट्यूड के चलते वह अपने आप को रोक न पाया और उस महिला से बात करने लगा। दूसरी तरफ महिला भी बेहद इंप्रेस हुई अलेक्जेंडर से। दोनों की फ्लाइट पेरिस लैंड हुई। वह महिला अलेक्जेंडर को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अलेक्जेंडर को ऑफर किया कि मेरे 2 दोस्त बाहर टैक्सी में वेट कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा? अलेक्जेंडर को वैसे भी उस खूबसूरत महिला के साथ वक्त गुजारने का मौका चाहिए था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों टैक्सी में बैठकर थोड़ा आगे निकले थे कि आगे के सीट पर बैठा हुआ उस लड़की का दोस्त पीछे मुड़ा और बोला, हैव वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग, और जोरदार मुक्के के साथ अलेक्जेंडर को बेहोश कर दिया। यह दोस्त और कोई नहीं राफे इथेन था, और वह लड़की, आप दर्शक समझदार हैं ही, जी हां, मोसाद एजेंट थी। तत्कालिक टैक्सी को एक सेफ हाउस ले जाया गया। वहां सेफ हाउस में राफी इथेन ने सख्त इंटरोगेशन की। अलेक्जेंडर ने सब कुछ साफ साफ कन्फेस किया कि उसने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इजिप्ट के साथ शेयर किए हैं फॉर द सेक ऑफ मनी।
राफी इथेन को तुरंत एक मैसेज मोसाद की तरफ से मिला कि ब्रिंग द ट्रेटर बैक। मोसाद यह मानती थी कि किसी भी अपराधी को फेयर ट्रायल का हक है, परंतु समस्या यह थी कि अलेक्जेंडर को इजराइल पहुंचाया कैसे जाए। राफी इथेन ने एक प्लान बनाया कि पेरिस से वंस इन अ वीक इजराइल एयरफोर्स डाकोटा कार्गो एयरक्राफ्ट उड़ान भरती है। बीच में वह एयरक्राफ्ट एथेंस में रिफिलिंग के लिए रुकती है और वहां से डायरेक्ट इजराइल। परंतु एयरपोर्ट तक बाय रोड लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इथेन और उसकी टीम ने अलेक्जेंडर को लार्ज क्रेट में बंद कर दिया था। मोसाद की इस टीम में योना एलेन नाम का एक वेल नोन डॉक्टर भी था। तुरंत उस डॉक्टर ने अलेक्जेंडर को ड्रग इंजेक्ट कर क्रेट में बंद कर दिया और बाय रोड एयरपोर्ट पहुंचने के लिए निकल पड़े। बीच बीच में अलेक्जेंडर को ड्रग से इंजेक्ट किया जाता था ताकि वो होश में ना आ पाए। खैर, एयरपोर्ट पहुंचे मोसाद टीम और क्रेट को भी लोड किया गया एंड मोसाद का सक्सेसफुल इवैक्यूएशन रहा। परंतु मिशन अभी भी सक्सेसफुल न हुआ क्योंकि एक मेजर ट्विस्ट मोसाद का इंतजार कर रहा था। कार्गो एथेंस पहुंची रिफ्यूलिंग के लिए और यहां भी अलेक्जेंडर को ड्रग इंजेक्ट किया गया, परंतु इस बार जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तब मोसाद ने पाया कि अलेक्जेंडर की पल्स रेट एकाएक बढ़ गई और वह सांसें भी नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर एलेन ने चार्ज संभाला, परंतु अलेक्जेंडर की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी। हार्ट बीट भी इरेगुलर पंप हो रहे थे। डॉक्टर ने हर संभव प्रयास किया अलेक्जेंडर के तबीयत को स्टेबलाइज करने की, परंतु कुछ ही क्षणों में अलेक्जेंडर हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग एंड ही वाज डेड। मोसाद टीम में डेड साइलेंस था। मोसाद की टीम इजराइल लैंड हुई। राफी इथेन ने मोसाद चीफ इजराइल हरेल को सारा वाकया कॉल पे बताया। मोसाद चीफ पूरे टेंशन में आ गए, परंतु एकाएक होश में आकर लाश को उन्होंने एयरप्लेन में ही रखने के ऑर्डर्स दिए और पायलट को टेक ऑफ करने के ऑर्डर दे दिए। कार्गो समुद्र के बीचों बीच पहुंची। पायलट ने समुद्र के आसपास देखा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इस बात की पुष्टि पाते ही मोसाद एजेंट्स ने लाश को समुद्र में फेंक दिया। लाश पानी में डूबी और अलेक्जेंडर कहां है और उसका क्या हुआ, यह राज को भी मोसाद समुद्र में दफन कर चुका था, सालों के लिए, इनफैक्ट हमेशा के लिए। ताबड़तोड़ मोसाद चीफ हैरेल इजर ने सारी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोशे शैरेट को दी। एक ताबड़तोड़ इंक्वायरी बैठाई गई ऑपरेशनल टीम पर। आखिर में यह कंक्लूड हुआ कि ड्रग ओवरडोज और एयर प्रेशर की वजह से कैप्टन अलेक्जेंडर की मौत हुई। टीम पर कोई चार्ज न लगा और उन्हें इस इंसिडेंट को कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा। मैटर संभला, बट व्हाट अबाउट अलेक्जेंडर्स फैमिली? मोसाद ने न्यूज़पेपर में स्टोरी पब्लिश की कि एवनर AKA आइवर AKA कैप्टन अलेक्जेंडर इजराइल छोड़ भाग गया है और भागने की वजह उसके ऊपर कर्ज का बोझ और अपनी रोमांटिक्स अफेयर है। कई सालों तक अलेक्जेंडर की वाइफ, ब्रदर और बेटा मोशे इजराइल यह मानते रहे कि अलेक्जेंडर साउथ अमेरिका में कहीं है, परंतु उन्हें कौन बताए कि समुद्र की गहराई में अलेक्जेंडर का शरीर कब का दम तोड़ हमेशा के लिए उसका शरीर गुमनाम हो चुका है। कुछ सालों बाद यह इंसिडेंट पब्लिश हुआ, पर उस इंसिडेंट को बीते अब करीब 5 दशक हो चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी थी मोसाद के ऑपरेशन की। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर किसी एस्पिनाज की किताब के पन्नों को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।